लहंगा पर ना कोच पर मोहर लगेगी मोछ पर। सिवान के सड़क पर कभी यह नारा सहाबुद्दीन साहब लगाया करते थे, लेकिन तब तक ना तो वह साहब बने थे और ना ही कोई पॉलिटिशियन थे। उस दौर में तो सहाबुद्दीन अपने बड़े भाई की रंगबाजी देखकर टसन में रहते थे और लाल ब्लेजर पहन बुलेट पर घुमा करते थे। उस बुलेट पर जिसके आगे प्रिंस लिखा होता था, यानी जो सहाबुद्दीन ने खुद को साहब और सुल्तान बनाया, वो पहले भी खुद को राजकुमार समझते थे। आज कहानी उसी सहाबुद्दीन की है जो अब तक पुलिस के डायरी में नामजद तक नहीं हुए थे। फिर भी कहानी तो सहाबुद्दीन की है तो भौकाल तो भरपूर होगा। जहां कॉलेज है, कॉलेज का कमरा नंबर 47 है, उसके अंदर असला है, बारूद है और वर्चस्व की कई गुमनाम कहानियां हैं। साल होता है 1967 का, जो सिवान के प्रतापपुर गांव में इसी साल सहाबुद्दीन का जन्म होता है। सहाबुद्दीन भाइयों में अकेले नहीं बल्कि 3 भाई थे, गयासुद्दीन, शमसुद्दीन और सहाबुद्दीन। इनके पिता एक स्टैम्प वेंडर थे। उस समय के दौर में स्टैम्प वेंडर अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, जो है ना संपन्न और अच्छे लोगों से कनेक्शन वाला परिवार था। लेकिन तीनों भाइयों में सबसे छोटे सहाबुद्दीन का मिजाज बचपन से ही बहुत अलग होता है। हालांकि शुरुआती दौर में सहाबुद्दीन कोई रंगबाज नहीं थे, लेकिन रंगबाजी का नजारा हर दिन उनके बड़े भाई के तौर पर उनके सामने दिखता था, क्योंकि बड़े भाई गयासुद्दीन का शहर में सुधाकर तिवारी जैसे प्रभावशाली लोगों के साथ मेल जोल जो होता है। फिर भी इनकी इसी दोस्ती ने आगे गयासुद्दीन को चुन्नी सिंह जैसे खतरनाक लोगों से भिड़ा दिया। उस समय सिवान में इन लोगों का बड़ा नाम हुआ करता था। इस झगड़े में चुन्नू सिंह की हत्या हो जाती है और हत्या के आरोप में सहाबुद्दीन के बड़े भाई गयासुद्दीन को जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन जेल से वापस लौटने के बाद सहाबुद्दीन के बड़े भाई साहब का एकदम समझिए कि काया पलट हो गया और उन्होंने पूरे तरीके से रंगबाजी ही छोड़ दी। जुर्म के जिस काले रास्ते को बड़े भाई ने अलविदा कर दिया, अब तक उसका छोटे भाई सहाबुद्दीन को लग चुका था। उनका मन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उन दिनों सहाबुद्दीन तकरीबन 17 या 18 साल के रहे होंगे और सिवान के डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे। इस कॉलेज में अपना एक ड्रेस कोड भी था आज भी, जिसमें लाल ब्लेजर भी होता है और सहाबुद्दीन के पास एक स्कूटर और एक बुलेट भी होती है जिसमें वह घुमा करते थे। उनके बुलेट बाइक के आगे प्रिंस लिखा होता है और खुद भी कहते हैं ब्लेजर पहनकर एकदम वे राजकुमार जैसा लगते थे और शहर में सभी बुलेट वाले इस दबंग लड़के को लाल ब्लेजर वाले के नाम से जानते थे। 90 के दशक में भले ही सिवान मतलब सहाबुद्दीन का हो गया, लेकिन उस समय जब सहाबुद्दीन पूरी तरह से नहीं उभरे थे तब बहुत सारे सुरमा सिवान में थे। किसी के बाइक पर शेरे सिवान लिखा होता था तो किसी के बाइक पर विजेता, कुल मिलाकर सभी अपने दबंगई का परिचय देने के लिए इस तरह का नाम वाम लिखवाया करते थे। सहाबुद्दीन अपने कॉलेज के टाइम से ही बहुत डायनेमिक थे। भीड़ में वे एकदम अलग दिखते थे, लेकिन सहाबुद्दीन को और भी पावर चाहिए था और पावर तो पॉलिटिक्स से ही आता है। इसलिए सहाबुद्दीन ने अपने लिए एक गॉडफादर की तलाश शुरू कर दी और इस तलाश ने सहाबुद्दीन को उमा शंकर सिंह तक पहुंचा दिया। साल होता है 1985 की, जब बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल होता है। उमा शंकर सिंह का कांग्रेस की तरफ से लड़ना तय होता है उस चुनाव में, लेकिन अंत समय में कांग्रेस ने अनुसैया जायसवाल को मैदान में उतार दिया। उमा शंकर सिंह को टिकट नहीं दिया गया तो गुस्साए उमा शंकर सिंह ने आगे जनता दल का दामन थाम लिया और चुनाव के मैदान में उतर गए। लेकिन इस खेल में एक तीसरा खिलाड़ी भी था, वो थे प्रभु बसवाले, प्रभुनाथ जो निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। लेकिन इस चुनाव में सहाबुद्दीन का गिरोह अपने गॉडफादर उमा शंकर के साथ जो बूथ लूटने के लिए पूरी तैयारी से तैयार थे। खूब जोरों शोरों से नारा लग रहा था कि लहंगा पर ना कोच पर मोहर लगेगी मोछ पर, जीतेगा भाई जीतेगा, मोछ वाला जीतेगा। मोछ वाला यानी उमा शंकर सिंह, लहंगा यानी अनुसैया जायसवाल और प्रभुनाथ सिंह का बस चलता था, इसलिए कोच वाला। यह उस वक्त वाले सिवान की कहानी है जब 3 उम्मीदवार खुलकर आमने सामने चुनाव लड़ रहे होते हैं। चुनाव होने में अभी 2 दिन बाकी ही होता है, तभी अपना अपना दमखम दिखा रहे सभी उम्मीदवार उमा शंकर सिंह को खबर मिलती है कि बूथ लूटने के फिराक में वह अकेले नहीं है बल्कि अनुसैया जायसवाल भी है।
उसने बाहर से दबंगों को बुला रखा है सिवान में। वहां एक कोल्ड स्टोरेज में जो चुनाव के दिन अपना खेल दिखाते, उमा शंकर सिंह को लगा कि अब तो चुनाव उनके हाथ से गया, समझो, क्योंकि अनुसैया जायसवाल ने तो बाहर से दबंग को बुला लिया है। लेकिन तभी उनके बैठक में जो चुनाव से 2 दिन पहले चल रहा था, वहां पर 18 साल के शहाबुद्दीन भी मौजूद थे। उन्होंने भीड़ से निकलकर कहा, ऐसे कैसे जीत जाएंगे, परसों तक रहेंगे तब न जीतेंगे। हम और हमारा आदमी कोल्ड स्टोरेज पर इतना गोली बरसाएंगे कि वो या तो मर जाएंगे या तो भाग जाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। शाम तक कोल्ड स्टोरेज पर गोलियों की ऐसी बौछार होती है कि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के जो भी दबंग मौजूद थे, जहां से आए थे, सब वहीं भाग गए और चुनाव के दिन उमा शंकर सिंह का झंडा बुलंद हो गया। जीत मिली और वह माननीय बन गए। शहाबुद्दीन ने अपना काम कर दिखाया था। इसके बावजूद आगे उमा शंकर सिंह के साथ उनके रिश्ते में खटास भी आ गया। दरअसल जिस शहाबुद्दीन ने उमा शंकर सिंह को विधायक बनाया था अपने बाहुबल के दम पर, उसी शहाबुद्दीन के परिवार को जब कोई लीगल दिक्कत आई तो उन्होंने मदद करने की जगह मामले को टरका दिया, ज्यादा भाव तक नहीं दिया। शहाबुद्दीन को यह बात बहुत बुरी लग जाती है और उसने ठान लिया कि कोई बात नहीं, आगे मौका आएगा तब जवाब जरूर दिया जाएगा। फिर अगले साल ही 1986 में बिहार विधान परिषद का चुनाव शुरू होता है और शहाबुद्दीन ने अपना सपोर्ट उमा शंकर सिंह से जुड़े उम्मीदवार की जगह उनके खिलाफ खड़े हुए प्रत्याशी को देना शुरू कर दिया और जहां शहाबुद्दीन का सपोर्ट होता था, जीत उधर ही होती थी। इसलिए कहते हैं उमा शंकर सिंह ने शहाबुद्दीन के खिलाफ उससे भी सीनियर खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया। नाम था विश्वकर्मा चौहान। उस दौर में शहाबुद्दीन से भी बड़े भौकाली थे, उनसे भी बड़े बड़े कांड किया हुआ था। फिर देखते ही देखते यह लड़ाई चुनावी से ज्यादा शहाबुद्दीन वर्सेस विश्वकर्मा चौहान की हो जाती है। चुनाव के दिन भी खूब हंगामा हुआ, गोलियां चली, क्या बम भी दागे गए, लोग जख्मी भी होते हैं और कहते हैं कि मारे भी गए। फिर एक दिन शहाबुद्दीन अपने गांव से सिवान जा रहा होता है स्कूटर से, तभी बीच रास्ते में विश्वकर्मा चौहान मोटरसाइकिल से इसके पीछे लग जाता है और ना सिर्फ लगे बल्कि पीछे से गोलियां भी दागना शुरू कर देता है। विश्वकर्मा चौहान, विश्वास नहीं हो रहा है ना, आज तक तो यह कहानी सुनते आ रहे थे कि शहाबुद्दीन ने गोली चलाई, शहाबुद्दीन ने किसी को मार दिया, मरवा दिया। लेकिन उसी सिवान में एक वक्त ऐसा भी आया जब गोलियों के दम पर शहाबुद्दीन को खदेड़ा जा रहा था। किससे कैसे भी शहाबुद्दीन भागते भागते अपने डीएवी कॉलेज के कैंपस में पहुंचा, जहां शहाबुद्दीन के पास स्टूडेंट के तौर पर एक कमरा भी होता है, कमरा नंबर 47। वो नहीं रहते थे। कहते हैं उस दिन वह इतने धराफरी में थे कि गोलियां चल रही थीं। पीछे से कमरा खोलने की जगह उन्होंने लात मारकर ही दरवाजा तोड़ दिया, फिर अंदर रखे बंदूक को लेकर बाहर निकले। इसके बाद जो शहाबुद्दीन अब तक भाग रहे थे, उन्होंने अब विश्वकर्मा चौहान को दौड़ाना शुरू कर दिया। आगे इन दोनों की लड़ाई और भी खूनी हुई और यह लड़ाई सिर्फ बिहार के सिवान तक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जा पहुंची। शहाबुद्दीन की कहानी में हरिशंकर तिवारी का भी नाम आया। लेकिन आपको क्या लगता है शहाबुद्दीन ने क्या किया होगा? उसने विश्वकर्मा चौहान को यूं ही तो नहीं छोड़ दिया होगा। शहाबुद्दीन के बारे में अब तक आपने जो कहानी सुनी होगी उसके मुताबिक तो वह बदला लेगा, लेकिन असल कहानी में विश्वकर्मा चौहान को वो अपना जीजा बना लेता है। लेकिन आज की कहानी को आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।